हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे यूट्यूब नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। इसमें हम अभी मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं और मौलिक अधिकार में हम 2 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट और समता के अधिकार को पूरी तरह समझ चुके हैं। आज का वीडियो फोकस करेगा स्वतंत्रता के अधिकार पर और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिकार है, इसीलिए संविधान में इसे रीढ़ की हड्डी कहा गया है। क्वेश्चन बनता है कभी कभी, यूपीएससी पूछ चुका है एक बार कि किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो आर्टिकल 19 है। आज हम पूरी कक्षा इसी पर फोकस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करते हैं। सुरेश पटेल सर को नमन करने के बाद गणेश जी का नाम लेकर आज की कक्षा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज की जो क्लास होगी वो फोकस करेगी स्वतंत्रता के अधिकार पे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है ये हम थोड़ा आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस आर्टिकल में 19(1) से लेकर के 19(6) ऐसे 6 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, मतलब 6 अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये बात थोड़ी समझने की है कि इसका जो पहला आर्टिकल दिया हुआ है 19(1), इसके अंतर्गत 6 अलग अलग आर्टिकल्स और दिए हुए हैं जो कि मूल संविधान में 7 थे। तो ये जो 6 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इन 6 आर्टिकल्स में वो बातें हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं। यहाँ गलती जो सबसे बड़ी स्टूडेंट करते हैं वो कि 19(1) से लेकर के 6 आर्टिकल्स तक को वो ABCD फॉर्मेट में समझ लेते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसे समझें कि 1 में दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो 19(a) में दिया हुआ है, 19(1) के A में, ना कि 19(1) में। 19(1) ऐसे इन 6 स्वतंत्रताओं की बात करता है, तो बाकी जो आर्टिकल्स हैं इन पर किसी की बात कोई पहुंच ही नहीं पाता है। ये 6 आर्टिकल्स इसको इस रूप में प्रेजेंट करते हैं कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इन आर्टिकल्स में दी हुई है ABCDEF के फॉर्म में, उन पर क्या प्रतिबंध है, उनकी बातें करने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6) होंगे। मतलब 2 से 6 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इन पर प्रतिबंध की बात करते हैं। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। बहुत अच्छा लगेगा आज ये आर्टिकल आपको, क्योंकि असली में हमारी स्वतंत्रता का जो आधार है वो आर्टिकल 19 ही है। 19 आर्टिकल ही वह आर्टिकल है जो भारत में इतनी ज़्यादा स्वतंत्रताएं लोगों को दे देता है। किसी व्यक्ति के विकास के लिए अगर सबसे पहली कोई चीज़ या पहली कोई आवश्यकता है तो वो स्वतंत्रता होती है। हर आदमी, हर मनुष्य, हर जीव स्वतंत्रता चाहता है और आज हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 19 के तहत इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 19 का जो हेडिंग है वो वाक स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके अंतर्गत 6 आर्टिकल्स दिए गए हैं। और तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर ये नागरिकों को लिखा हुआ है तो मतलब ये केवल भारत के नागरिकों को होगा। अगर यहाँ लिखा होता है कि ये सभी व्यक्तियों को, तो फिर ये भारतीय, विदेशी, अप्रवासी सबको प्राप्त होता है। केवल ये भारतीयों को प्राप्त होने वाला अधिकार है। और इसमें ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत का संविधान देता है। कौन कौन सी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता A में, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखिए इसको याद कर लेते हैं कुछ कोड बना करके हम कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ABCDE करके। यहां तक में 6 स्वतंत्रताएं हैं। ये F तो हटा दिया गया था तो G है, चलेगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से बोलना शुरू करता है और जब वो बोलता है तो हो सकता है उसकी बातें सबको बहुत अच्छी लगती हो, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो पहली स्वतंत्रता चाहिए बोलने की स्वतंत्रता। जब बोलने की स्वतंत्रता से व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उसकी बातें सबको पसंद आती है और सब उसको आसपास से घेर लेते हैं। और जब वो घेर लेते हैं तो एक सभा होने लग जाती है, एक व्यक्ति अध्यक्ष हो जाता है, बाकी सब सुनने वाले श्रोता हो जाते हैं। तो वो शांतिपूर्वक सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता बन जाएगी, मतलब दूसरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब ये लोग आपस में संवाद करते हैं तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा, संघ बन जाएगा या संगम बन जाएगा या समिति बन जाएगी। तो जब ये आपस में एक दूसरे से बोलना शुरू
करते हैं तो अपने आप में तीसरे अधिकार पर पहुंच जाएंगे और तीसरा अधिकार समिति बन जाएगा, समिति के रूप में होगा। जब ये समिति बन जाएगी, आपस में ये लोग मिल जाएंगे, तो ये फिर कहीं घूमने जाने की बात करेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध्य संचरण करने या घूमने जाने की स्वतंत्रता अब ये, क्योंकि ग्रुप बन गया है ना, ग्रुप कहीं घूमने चला गया। अब ग्रुप कहीं घूमने गया तो वहां उसे अच्छा लगा, मान लीजिए वो कश्मीर गया घूमने, कश्मीर में उनको बहुत अच्छा लगता है तो वहीं पे निवास करने लग जाते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। अब जब वो वहां बस गए, रहने लगे, तो पैसे तो चाहिए जीवन चलाने के लिए, तो फिर व्यापार, वाणिज्य, आजीविका की स्वतंत्रता भी चाहिए। तो ऐसे करके 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे पास है। इसमें एक विशेष बात जोड़ लें कि 97वें संविधान संशोधन से हमने जो पहले लिखा हुआ था संगम या संघ बनाने की, उसमें ऑब्लिक करके सहकारिता सोसाइटी बनाने का अधिकार जोड़ दिया है। ये 2011 के संशोधन 97वें संशोधन से 2012 में प्रभावी हुआ है या जोड़ा गया है, ये याद रखेंगे। यहां तक सब बच्चों को जनरल सब बातें याद होती हैं, ये आपको याद था। इसमें एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मूल संविधान आया था तो जो हमने ABCD करके 6 बातें पढ़ी हैं, वो 6 ना होते हुए 7 थी। उसमें संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार जो था वो भी शामिल था, जो 19(1) के G में शामिल था। इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। अब यहां कंफ्यूजन जो होता है, देखिए मूल अधिकार 7 थे, मूल स्वतंत्रताएं भी 7 थी। 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, जिससे मूल अधिकार 6 हो गए। और इसके बाद 19(1) के अंदर ABCD में से G को हटा दिया गया, जिससे वहां की जो स्वतंत्रताएं थी वो भी 6 हो गई। ये 2 अलग अलग बातें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है, सब लोग इसे एक ही मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 19(1) पर फोकस किया। 19 के जो बाकी के उपखंड है 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या करते हैं? तो ये जो ऊपर जितने भी अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार दिया हो, बसने का अधिकार दिया हो, संघ बनाने का, सम्मेलन करने का, घूमने जाने का, इन सब अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाने वाले आर्टिकल्स हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इन पे डिटेल में आते हैं। यहां दिया हुआ है कि राज्य की सुरक्षा, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, किन आधारों पर 19 की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उनकी बात है कि राज्य की सुरक्षा जिसमें भारत की एकता, अखंडता की बात हो, या इसके उल्लंघन होने की अगर कोई बात होती है, या विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होने की कोई बात होती है, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वो मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो कटुता में बदल जाए, तो ऐसी या लोक व्यवस्था या जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मैनेज करने के लिए, या न्यायालय की अवमानना को कोई मामला हो, मानहानि और अपराध से संबंधित कोई युक्ति हो, तो ऐसी स्थितियों में आर्टिकल 19 के तहत दी हुई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या वो अपने आप में शून्य हो जाती हैं। याद रखिएगा, न्यायालय की अवमानना भी इसमें शामिल है। इसमें भारत की एकता, अखंडता को बाधित करने वाले बातें शामिल हैं, लोक व्यवस्था को बाधित करने वाली चीजें शामिल हैं। ऐसा कोई भी कृत्य जिससे ये सब बाधित हो, तो उन स्थितियों पर आपके मौलिक अधिकार के रूप में ना रहते हुए शून्य हो जाते हैं। आर्टिकल 19 के उपखंड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा प्रेजेंट करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सब लोगों को घूमने बसने की स्वतंत्रता है। कोविड-19 के दौरान हमने मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में एक बस चलती थी या बस सेवाएं चलती थी जिनको रोक दिया था, क्योंकि हम कोविड-19 फैल रहा था, तो उसको फैलने से रोकने के लिए हमने लॉकडाउन लगाया, उसको अलग अलग तरीके से रोका। तो रोकने के लिए हमने राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 का उपयोग करते हुए कुछ निर्बंधन लगा दिए कि महाराष्ट्र की बसें मध्य प्रदेश में नहीं आएंगी और मध्य प्रदेश की बसें महाराष्ट्र में नहीं जाएंगी। तो अब जो बस की एसोसिएशन वाले लोग थे, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। क्या केस था? मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन बनाम
भारत सरकार। इस केस में 2022 में एक मामला आया जिसमें कोर्ट ने इसको सही ठहराया कि भैया ये जो प्रतिबंध है ये सही है। और क्यों सही है? क्योंकि आर्टिकल 19 के 2 और 3 ये सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं कि लोक व्यवस्था बनाए रखने या किसी आपदा की स्थिति में वो अपने इन 19 के अधिकारों को शून्य घोषित कर सकते हैं, और ये उसी के तहत किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। ये उदाहरण आपको इसलिए दिया गया ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाएं कि 19(1) के ABCD में जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बाद 19(2), 3, 4, 5, 6 ये आर्टिकल्स इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कैसे प्रतिबंध लगाते हैं आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा। अब आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं। पहला जो हमें पढ़ाया गया है वो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वाक और अभिव्यक्ति जो है इसमें 2 शब्द शामिल हैं, अभिव्यक्ति और वाक। वाक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है बोलना या भाषण देना, या तो समझ आता है, ये शब्द सबको आसानी से समझ आ जाता है। अभिव्यक्ति क्या होता है? अब देखिए, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसी से इसके अंदर जो बातें निहित है वो निकलेंगी बाहर। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ हुआ कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त किसी भी तरीके से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने विचार बोल करके अभिव्यक्त कर सकता है, कोई चित्र बनाकर कर सकता है, कोई लेख लिखकर कर सकता है, हो सकता है कोई मौन रहकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, कोई किसी सिनेमा या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, कोई न्यूज़पेपर में कोई सूचना देकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। और यहीं से निकलता है, इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकलती है प्रेस की स्वतंत्रता, और इसी से निकलती है अन्य स्वतंत्रताएं, मतलब साहित्य की स्वतंत्रता। इसी से निकलती है चित्र बनाना कर प्रेजेंट करने या कार्टून बना करके प्रेजेंट करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता कैसे आर्टिकल 19 में निहित है ये आप लोगों ने समझा कि अभिव्यक्ति मतलब विचारों की अभिव्यक्ति, और विचारों की अभिव्यक्ति में अलग अलग साधन हो सकते हैं विचारों को अभिव्यक्त करने के, जैसे प्रेस के माध्यम से, जैसे न्यूज़ के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, मूवी बना करके। और यहीं पे प्रेस मतलब न्यूज़पेपर्स आ गए हैं। अब आपको शायद ये बात रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेस की स्वतंत्रता 19 के तहत निहित है या नहीं है। दूसरी बात को समझते हैं कि यहीं पे एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आज तक नाम के चैनल पे आता है, जिसमें सो सॉरी करके कुछ कार्टून्स बना करके कुछ नेताओं की मिमिक्री और कुछ बातें की जाती हैं। हो सकता है कि वो नेता लोग जिनके विरुद्ध वो या जिनको वो अच्छा ना लगे वो उस पर केस कर दे मानहानि का, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज तक चैनल उनको अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत विचारों को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। आगे इसको और डिटेल में समझेंगे तो मुझे लग रहा है कि अपने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए जो जो बातें इसमें शामिल की, उसमें से पहली बात आप समझ पाए कि प्रेस की स्वतंत्रता या साहित्य की स्वतंत्रता या न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता या सीरियल बनाने की, मूवी बनाने की, ये सब स्वतंत्रता या गाना गाने की स्वतंत्रता, ये सब इसी में निहित हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में व्यावसायिक ज्ञापन की स्वतंत्रता भी आ जाएगी। किसी राजनीतिक दल द्वारा अगर भारत में बंद का आह्वान किया जाता है तो आप उसमें शामिल ना होइए, और अगर वो आपकी दुकान को जबरदस्ती बंद करते हैं तो उसके विरुद्ध आपको आर्टिकल 19 सख्ती देता है कि आप अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे। तो यही लिखा हुआ है, किसी राजनीतिक दल द्वारा भारत बंद संबंधित आह्वान पर आप शामिल ना हो, उसके विरुद्ध खड़े हों और आप अपनी दुकान नहीं बंद करें। अगर वो आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो ये एक अपराध होगा। इसी की और व्याख्या की गई सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हम बातें कर रहे थे बोलने की स्वतंत्रता की, अब जानने की स्वतंत्रता आ गई। ये जो शब्द में लिखा हुआ है जानने की बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बताता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण केस था। केस का नाम था SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 1982 में केस लड़ा गया और इसका जो मूल उद्देश्य था वो कुछ और था। इसे हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण केस में से माना जाता है। और ऐसे दूसरे केसेस भी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या करके सूचना का अधिकार या जानने का अधिकार, इसको
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया। तो अभी हम सूचना के अधिकार को कैसे शामिल किया गया उस प्रक्रिया को समझ रहे हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ नाम का एक केस था। इसमें एसपी गुप्ता जी ने कोर्ट केस किया कि जो जजों की नियुक्ति की जाती है उसका तरीका हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और इसको हमारे देश में फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन 4 केसेस हो चुके हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस, ऐसे 4 केस हो चुके हैं। वो किसी और विषय से संबंधित है, लेकिन इसकी बातों के होते होते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की व्याख्या की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, याद रखिएगा 19(1) नहीं 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में दिए जाने या जानने का अधिकार भी शामिल है। और इसी से या सुप्रीम कोर्ट की इसी व्याख्या से भारत में एक चीज जन्म लेती है जिसे हमने सूचना का अधिकार कहा, राइट टू इंफॉर्मेशन कहा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये यहां से पैदा होता है और उसके बाद व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो हमारे संविधान ने भले ही कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है कि सूचना का अधिकार या जानने का अधिकार किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो वो किन आधारों पर कहता है। जैसे अगर मैं अपने आज की सरकार की या किसी भी देश की राज्य की सरकार के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं तो उसकी स्वतंत्रता मुझे है, लेकिन मैं अपने विचार कब व्यक्त करूंगा? जब मुझे उसकी जानकारी होगी। अगर मुझे पता होगा कि मोदी जी ने कैसे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं या बुरे कार्य किए हैं, तब तो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर पाऊंगा। अगर मतलब मैं जानूंगा नहीं कि इन्होंने कैसा किया, तब मैं अपने विचार व्यक्त कैसे कर पाऊंगा? इससे इंटरप्रिटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जानने का अधिकार जो है वो बोलने के अधिकार में अंतर्निहित है, इसलिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार निहित होगा और इसी कारण से सूचना का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल कर लिया गया। इसमें प्रदर्शन और विरोध का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार वही अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करना, लेकिन यह एक स्पेशल बात ऐड की गई कि हड़ताल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। शांतिपूर्वक अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो प्रदर्शन के माध्यम से हो, विरोध के माध्यम से हो। इसी कारण आजकल हम देखते हैं कि कहीं भी किसी नेता का पुतला जला दिया जाता है और कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और उनको इसके तहत ये आज़ादी दी गई है संविधान द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, इसकी अलग अलग व्याख्याओं के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि 19(1) में जो वाक अभिव्यक्ति उसमें और क्या शामिल है। देखिए, एक कोर्ट केस रहा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामला। ये जो नवीन जिंदल केस था ये बहुत महत्वपूर्ण केस रहा। थोड़ी डिटेल में इस पे बात कर लेते हैं 1 मिनट की। नवीन जिंदल भारत के एक व्यवसायी थे, कांग्रेस के नेता भी रहे और मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय एक मंत्री के पद पर भी रहे। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्राइवेट एक कंपनी चलाते थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं इनकी। इन्होंने 1980 के दशक में, 1980 का जो दशक था उसमें अपनी फैक्ट्री के ऊपर एक झंडा लहरा दिया। भारत सरकार का जो भारत का झंडा है तिरंगा, उसको इन्होंने फहराया और जैसे ही इन्होंने तिरंगा अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में फहराया तो इनके विरुद्ध एक कोर्ट केस दायर हो जाता है और उसी कोर्ट केस की व्याख्या करते हुए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मार्ग प्रशस्त करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसे हम समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब 5-6 साल तक ये केस लड़ा जाता है और नवीन जिंदल जो बड़े नामी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके विरुद्ध ये मामला था, इनके विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये कहता है कि नवीन जिंदल द्वारा जो झंडा फहराया गया है वो भारत के नागरिकों को 19(1)(a) के तहत जो अधिकार अभिव्यक्ति के रूप में दिया गया है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में इनका अधिकार होता है। और फाइनली 2004 में यह डिसीजन भारत के आम नागरिकों को झंडा फहराने की स्वतंत्रता देता है। इसी से फिर भारत में हर जगह झंडा फहराया जाने लगा और इसके बाद भारत की सरकार ने ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया और आम नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार दिया।
बात समझ में आई होगी। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत विस्तृत रूप देते हुए कहा कि झंडा फहराना, राष्ट्रीय गान गाना या राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करना ये आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है या उसका हिस्सा है, इससे उनको नहीं रोका जा सकता और ये अपराध बिल्कुल भी नहीं है। नीचे उन्होंने एक और बात कही कि इनका अपमान करना जरूर अपराध होगा और उसके लिए फिर अलग अलग कानून बनाया गया। अब मैं आपको जानकारी देते हुए एक बात और बता दूं इसमें कि 2020 में जब हमने घर घर झंडा फहराने का अभियान शुरू किया तो उसके तहत हमने एक ध्वज संहिता 2002, आजकल हमारे देश में एक कानून है जो ध्वज संहिता के नाम से जाना जाता है। ध्वज संहिता 2002 में हमने संशोधन किया और वहाँ ये बात जोड़ दी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं पे भी किसी भी समय झंडा फहरा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जुड़वा ही दिया था कि कोई भी व्यक्ति जोड़े, लेकिन उसमें ये उसके कुछ नियम थे कि रात को 6 बजे के बाद झंडा नहीं फहराया जा सकता, इतने उसके नियम पालन करने होंगे। लेकिन बाद में इस ध्वज संहिता में अभी संशोधन करके ये सारे नियमों को शून्य घोषित कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी तरीके से झंडे को फहरा सकता है, तिरंगे को फहरा सकता है। तो आपने देखा कि हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और कितना विस्तृत किया। थोड़ा और आगे चलते हैं। एक केस है शायरा बानो, बहुत फेमस केस है जिससे 3 तलाक समाप्त हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया या सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया। शायरा बानो वो महिला थी जिनको उनके पति द्वारा 3 तलाक दे करके छोड़ दिया गया था। अब ये महिला सुप्रीम कोर्ट में मांग करती है कि ये मेरे मूल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसके अधिकारों का हनन है और उस व्यक्ति ने अपने अधिकारों का इतना उपयोग कर लिया है कि मेरे अधिकारों का हनन हो गया। अब यहाँ याद रखिएगा, हमारे जो अधिकार हैं वो वहां तक सीमित है जहां तक दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू ना हो। मतलब दूसरे व्यक्ति की जहां अधिकार शुरू होते हैं वह हमारे अधिकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो शायरा बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निर्णय देता है कि 3 तलाक को अवैध घोषित किया जाता है और ये अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल नहीं होगा। या अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसमें 3 तलाक बिल्कुल शामिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देता है तो यहाँ दंडनीय अपराध होगा और ये अब उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा नहीं है। इसके बाद फिर हमने 2019 में जरूर इस पर कानून बना दिया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 बना भारत की सरकार द्वारा और ये मामला जो है वो सबको याद है कि क्या हुआ इसमें, कि इसके तहत 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। 3 तलाक 3 प्रकार के होते हैं या तलाक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें तलाक के बिद्दत जो है एक विशेष प्रकार का तलाक जिसे 3 तलाक कहा जाता है उसे अवैध घोषित किया गया। पूरे तलाक को अवैध घोषित नहीं किया गया। यहाँ बहुत सारे लोगों ने मिसकंडक्ट या नॉनसेंस बातें की कि तलाक को अवैध घोषित कर दिया। इसे जब हम तलाक वाला वीडियो बनाएंगे उसमें हम बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से बात करेंगे, लेकिन ये समझ आ जाए हमको। तो हमने अलग अलग तरीके से 19(1) में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं थी उनको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की। अब हमने 19(2) पे चलना है, 19(1) के बी पे चलना है जहां लिखा हुआ है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये इसके बारे में सब लोगों को पता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है जिसमें जो है वो बहुत सारे लोग, कितने भी आदमी शामिल हो जाएं और अपने शांतिपूर्वक सम्मेलन करें, तो ये हमारी आज़ादी का हिस्सा है। ये 19(1) के बी के तहत स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हमें याद रख लेनी है फैक्ट के रूप में कि यह केवल सार्वजनिक भूमि पर ही किया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति की प्राइवेट भूमि पर जबरदस्ती इकट्ठा होते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो ये फिर अपराध हो जाएगा, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी। दूसरा कि बिना हथियार, हमारा जो संविधान है वो बिना हथियार के सम्मेलन करने की, सभा करने की स्वतंत्रताएं देता है। मतलब आप सभा कीजिए कोई समस्या नहीं, आप सम्मेलन कीजिए कोई समस्या नहीं, लेकिन उसमें हथियारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी बात मेंशन कर लेते हैं कि जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उनको कृपाण रखने का अधिकार आर्टिकल 25 से मिला हुआ है, इसलिए उनको छोड़ करके बाकी किसी को हथियार रखने की अनुमति नहीं है और उनको भी केवल कृपाण धारण करने का अधिकार है, इसलिए वो कृपाण के साथ सम्मेलन कर सकते हैं। बाकी कोई इनको मतलब बाकी सिख लोग भी दूसरे हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
ये भारत की, अगर अब इसमें अपवाद पे आते हैं, जो आर्टिकल 19 के 3 में लिखा हुआ है कि भारत की एकता, अखंडता, यातायात नियंत्रण, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत में यातायात को डिस्टर्ब कर देता है, सार्वजनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा हो, भारत की सुरक्षा को डिस्टर्ब करता हो, एकता अखंडता को डिस्टर्ब करता है, तो फिर ये अधिकार अपने आप में शून्य हो जाएगा। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार उनका शून्य हो चुका होगा, उनको अधिकार 0 हो गया है, ये नहीं मिलेगा उनको। और आगे बढ़ते हैं, हमने 2 पढ़ लिए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ या सम्मेलन की स्वतंत्रता। थोड़ा आगे बढ़ते, संगम, संघ बनाने, सोसाइटी बनाने या संस्था बनाने, ऐसा अधिकार हमारा आर्टिकल 19(1) का C देता है। इसमें राजनीतिक दल बनाना भी शामिल है, इसमें कोई कंपनी बनाना भी शामिल है, इसमें समितियां बनाना शामिल है, क्लब बनाना शामिल है, संगठन बनाना, व्यापारिक संगठन बनाना, इन सब बनाने का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है कि आप इनको सबका निर्माण अपनी इच्छा से कर सकते हैं। साथ ही उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी दिया हुआ है। यहाँ मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूं कि सब लोग समझते हैं कि 19 का 1C केवल संघ बनाने, क्लब बनाने, समितियां बनाने का अधिकार देता है, जबकि इसी में निहित है कि उनके साथ ही संचालन करने का अधिकार भी व्यक्ति को हमारा अधिकार देता है या संविधान देता है। लेकिन इस पर कुछ निर्बंधन भी हैं, उसको समझ लेते हैं। राज्य की एकता और संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था आदि के आधार पर इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, PFI का एक संगठन था जिस पर अभी कुछ समय पहले प्रतिबंध लगाया गया, और प्रतिबंध लगाने के पीछे आधार था कि इससे भारत की जो सुरक्षा और शांति व्यवस्था है उसके भंग होने का खतरा है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये जो प्रतिबंध लगाए ये उनके अधिकारों का हनन करता है, लेकिन क्योंकि हमारा संविधान ही ये कहता है कि राज्य की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा आदि के मामले में ये अधिकार स्वतः शून्य हो जाएगा। ये हमने स्पेशली याद रख लेना है, इनके अपवाद जरूर याद रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमारा संविधान जो है वो अबाध्य संचरण का अधिकार भी सभी नागरिकों को देता है कि वो राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी संचरण कर सकते हैं, उनको अबाध्य संचरण की स्वतंत्रता है। प्रतिबंध लगाने के 2 कारण हो सकते हैं, एक आम जनता के हितों में या अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के कोई मामले हो। ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जब अबाध्य संचरण की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है कि अगर आम जनता को हानि पहुंचने की कोई स्थिति बनती है या फिर अनुसूचित जनजाति जाति के अधिकारों का हनन होने का कोई मामला बनता है, तो फिर इन अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अब इस पर 2-3 उदाहरण समझ लेते हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्तियों के संचरण पर प्रतिबंध को वैध ठहराया। ये बात समझिएगा कि अगर कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति है और वो अगर संचरण करता है तो हो सकता है उसके संचरण से अन्य लोगों तक भी ये संचारी रोग है फैल सकता है। इस कारण पुलिस ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और ये मामला जब कोर्ट में गया तो बंबई उच्च न्यायालय कहता है कि भैया ये जो संचरण रोक लगाई गई है ये सही है। इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं। अभी कोविड-19 के दौरान हमने क्वारंटाइन वाला एक प्रोसेस सुना कि लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया, उस एरिया में ही उनको रहना था, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कोविड-19 के दौरान जो क्वारंटीन किए जाने को मामला था उसे भी कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने कहा कि भाई आपको अबाध्य संचरण की स्वतंत्रता है, लेकिन आम जनता के हितों की रक्षा हेतु और अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा हेतु इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह प्रतिबंध वैध है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी या स्थायी रूप से निवास करने की जो स्वतंत्रता है वो अगली स्वतंत्रता है कि भारत के नागरिकों को स्थायी और अस्थायी रूप से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। और ये भी सेम है, जिस प्रकार अबाध्य संचरण को रोका जा सकता है उसी प्रकार निवास को भी इन्हीं आधारों पर अनुसूचित जनजाति जाति के संरक्षण हेतु और आम जनता के हित में कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। अनुसूचित जाति और आम जनता के हित, इन 2 आधारों पर इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला जो स्वतंत्रता है वो आजीविका अपनाने या व्यवसाय करने की या आजीविका का अपनाने की स्वतंत्रता है, ये हमारा संविधान देता है।
राज्य सार्वजनिक हितों में युक्ति युक्त प्रतिबंध इस पर लगा सकता है। देखिए, भारत में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा का रोजगार अपनाने, अपनी इच्छा का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये बात विशेष रूप से याद रहे 19(1) के 6 में लिखी हुई है कि राज्य सार्वजनिक हितों में, सार्वजनिक हित मतलब समाज के हित में, राज्य के हित में, सुरक्षा की दृष्टि से इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेवर या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। जैसे ऐसे तो कोई हर व्यक्ति कहेगा कि भैया मैं मेडिकल खोल लेता हूँ, लेकिन सरकार ने उसके लिए नॉर्म्स निर्धारित कर दिए और व्यक्ति हो सकता है कि वो कहे कि भैया मेरा संविधान जो है वो मुझे कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता देता है, तो मैं कल से मेडिकल खोलूंगा। लेकिन नहीं, सरकार जनता के हित में उसके लिए कुछ नियम बना सकती है। जैसे मेडिकल के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई, तो मेडिकल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके पास लाइसेंस है। तो यह अधिकार युक्ति युक्त निर्बंधन के अधीन होगा। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं के लिए जारी रख सकता है। जैसे रेलवे, तो अब भारत में अभी जो रेल सेवाएं हैं, परमाणु से संबंधित सेवाएं हैं, इन पर सरकार का एक अधिकार है। इनको चाहे जो व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं करता, और अगर करता है तो वो अपराध होगा। तो ये उसकी इन स्वतंत्रताओं के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति अनैतिक व्यापार से में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी अपराध घोषित किया हुआ है। जैसे हानिकारक औषधि या विस्फोटक पदार्थों का जो आवागमन है या उनका विक्रय क्रय है, ये नहीं कर सकता है। होता है ना, बहुत सारे लोग ड्रग बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो हो सकता है वो कोर्ट में ये दलील दे कि भैया मेरे संविधान ने मुझे अपनी इच्छा से आजीविका अपनाने का अधिकार दिया हुआ है और मैं अपनी इच्छा से ड्रग बेच रहा हूँ। तो इस पर संविधान ने ही प्रतिबंध भी लगाया है कि जनता के हित में इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमने आर्टिकल 19 की बड़ी सी विस्तृत व्याख्या की, जहां हमने समझा कि प्रेस की स्वतंत्रता इसका हिस्सा कैसे बनी, इसके अंदर बाकी के अधिकार कैसे शामिल किए, सूचना का अधिकार इसके अंदर कैसे शामिल हुआ, और उससे रिलेटेड हमने कुछ कोर्ट केस का भी वर्णन जो है वो इस आर्टिकल में किया। अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 पे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाए। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। अब इसमें भी 3 बातें हैं। पहली जो बात है उसे हम 20(1), दूसरी 20(2) और 20(3), ऐसे 3 उपखंडों के नाम से इसको पढ़ेंगे। 20(1) क्या कहता है? कोई व्यक्ति, वो नागरिक हो, विदेशी हो, कंपनी हो या परिषद हो, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक वह कोई विधि का उल्लंघन ना करे। ये क्या बात हुई? इसका यह अर्थ हुआ कि जब तक भी कोई व्यक्ति आज तारीख में बना हुआ कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, वो तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। मान लीजिए कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसके तहत वीडियो बनाना जो है या वीडियो में कोई बात कहना जो है वो अपराध आज की तारीख में नहीं है और मैं वो काम करता हूँ। तो आज की तारीख में अगर वो इसके तहत कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस काम को अपराध घोषित करता है, तो ये कार्य फिर अपराध नहीं होगा। इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए अभी हमने एक कानून का वर्णन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक शाहिरा बानो नाम के केस में गाइडलाइन दी, निर्णय दिया कि 3 तलाक जो है वह अवैध घोषित किया जाएगा। अब 3 तलाक तो 50 सालों से चले आ रहा था, 1000 साल से चल रहा था मुस्लिम धर्म में। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 2015 में एक महिला को 3 तलाक के तहत तलाक दिया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया और 2019 में भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने इस पर एक कानून बनाया जिसका नाम था मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। तो ये कानून 2019 में बना, लेकिन उस व्यक्ति ने जो काम किया था वो 2019 में था। मतलब उस व्यक्ति ने 2015 में किसी महिला को 3 तलाक के माध्यम से तलाक दिया था। तो क्योंकि ये कानून बाद में बना है, ये उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, उसे इस कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती है, ऐसा कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 20(1). अर्थात सीधे सिंपल शब्दों में कहा जाए कि कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा या किसी व्यक्ति को भूतलक्षी प्रभाव से सजा नहीं दी जाएगी। जब तक वो कोई कानून तोड़ेगा नहीं तब तक वह अपराधी होगा नहीं। आर्टिकल 20 का 2 भी कुछ कहता है
कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, या एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित नहीं किया जा सकता, उसे सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ 2 बातें हमने विशेष रूप से टिक कर रखी है। ये जो 20(1) है ये पूर्व पद प्रभावी सिद्धांत का पालन करता है कि पूर्व पद प्रभावी सिद्धांत एक सिद्धांत होता है कि पहले जो कार्य किए जा चुके हैं उनका अब सजा नहीं दिया जा सकता है, उन्हें अब अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। ये होता है पूर्व पद प्रभाव। और अभी हम पढ़ रहे हैं 20(2) जिसमें किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये होता है दोहरी क्षति का सिद्धांत। ये हमें याद रखना है। दोहरी क्षति का सिद्धांत आर्टिकल 20(2) में वर्णित है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम एक बहुत चर्चित मामले पर विस्तृत वर्णन कर लेते हैं उसका। मैं आपको थोड़ी डिटेल देता हूं। 21 मई 1990 को एक घटना घटित होती है भारत के इतिहास में। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी जी, वो श्री पेराम्बपुर में एक सभा का आयोजन करते हैं, अपने चुनाव का प्रचार करने के लिए जाते हैं और वहां चुनावी सभा में उनकी हत्या कर दी जाती है। 1991 का एक मामला है, 1990 का ये मामला है, 21 मई का। इसके बाद उनके जो अपराधी थे उसमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जो अपराधियों को गिरफ्तार करने का तरीका होता है उसके लिए टाडा कानून चलता था उस समय। बाद में वो कानून समाप्त कर दिया गया। तो टाडा कोड में उनके लिए ट्रायल चलता है, सीबीआई चार्जशीट जारी करती है, सब होता है। और फाइनली 1998 में टाडा का जो अदालत होता है वो जो मुख्य आरोपी है एजी पेराविलियन, नाम याद रख लेना, एजी पेराविलियन, इस व्यक्ति के साथ साथ 7 अलग अलग लोगों को मौत की सजा सुनाती है। पहले 26 को सुनाई जाती है, बाद में कुछ लोगों को आजीवन कारावास या कम सजा दे दी जाती है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं कि भैया ये जो हमें सजा दी गई है इसके लिए हम अपील करते हैं, हमें इतनी सजा नहीं दी जानी चाहिए। 1999 में सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर मामले पर सुनवाई करके फाइनल निर्णय देता है कि टाडा कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही है, आपको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। बाद में इसके जो लोग होते हैं जिनको अपराधी घोषित किया गया था वो भारत के राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर लेते हैं। क्षमा याचना का एप्लीकेशन लगाया जाता है सन 2001 में और राष्ट्रपति उस पर कोई डिसीजन नहीं देते। 2011 में आखिरी में वो इस एप्लीकेशन को ठुकरा देते हैं। अर्थात 1991 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 2011 में पता चला कि अब उसे फाइनली सजा होनी है और इसी बात का फायदा उठा करके इस पक्ष के जो वकील थे वो 2014 में फिर से एक कोर्ट केस लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जो अपराधी हैं या हमारे इस केस में जो अपराधी हैं वो पिछले 30 सालों से या पिछले 20 सालों से 22-23 सालों से जेल में सजा पा रहे हैं। अब उन्होंने अपराध तो एक किया था, राजीव गांधी की हत्या करने का। अब अगर उनको 20 साल से उस केस में सजा मिल रही है और अब फिर उनको फांसी भी दी जाएगी तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन होगा, क्योंकि 20(2) कहता है कि एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और फाइनली 2022 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय ये डिसीजन देता है कि ये जो दलील दी गई है ये सही है। अगर इन लोगों को अब फांसी दी जाती है तो इनको दोहरी सजा हो जाएगी। ये 31 साल से जेल में बंद है और 31 साल से जेल में बंद होने के बाद अब इनको अगर फांसी दी जाए तो हमारे संविधान का उल्लंघन होगा। और 2022 में आप यकीन कीजिए इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बाइज्जत नहीं, सजा तो मिल चुकी है अपराध की। ऐसा एक केस हमारे भारत में ही सबसे बड़ा रहा और इससे हम आर्टिकल 20(2) को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी अपराधी को एक अपराध करने पर 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये भारत का संविधान कहता है और इसी के तहत इन अपराधियों को सजा से फिर बाद में मुक्ति मिली फांसी की सजा से। अब आते हैं हम 20(3) पे। 20(3) क्या कहता है? अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। या भारतीय संविधान का 20(3) जो अनुच्छेद है वो कहता है
कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब यहाँ समझने की बात क्या है, यहाँ विशेष रूप से समझना है कि 20-3 की सुनवाई करते करते 1998 में एक कोर्ट केस रहा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है, गाइडलाइन जारी करता है कि भैया हमारे देश में जो नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20-3 का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि 20-3 क्या कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और पोली टेस्ट में या पॉलीग्राफ टेस्ट में या नार्को टेस्ट में आदमी स्वयं के विरुद्ध गवाही देता है, तो ये उसका उल्लंघन है। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय अपने इस वर्डिक्ट में संशोधन करते हुए एक स्टार लगाता है और कहता है कि यदि किसी महिला से बलात्कार संबंधित कोई अपराध हो, देश की सुरक्षा से संबंधित कोई अपराध हो, तो वहां नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। बाकी मामलों में इस पर प्रतिबंध यथावत रहेगा, और आज भी इन मामलों में प्रतिबंध है। केवल महिलाओं से संबंधित अपराध, देश की सुरक्षा से संबंधित अपराधों में ही नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। तो 20-3 क्या कहता है, समझ आया होगा आप लोगों को कि एक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी हमने 20 आर्टिकल को 3 टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ा अलग अलग। 20(1) में जो व्याप्त है वो पूर्व पद प्रभाव का अपराध केवल कानूनी मामलों पर लागू होता है। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे संविधान के 20(1) में जो एक छूट दी गई है कि पूर्वप्रत प्रभाव लागू नहीं होगा, या किसी व्यक्ति को पूर्व में जो अपराध किया उसकी सजा अब बने कानून से नहीं दी जा सकती। लेकिन ये मामला केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है। संविधान केवल आपराधिक विषय पर बोलता है। सिविल मामलों पर पूर्व से ही उस पर दंड लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आज कोई कानून नहीं है, आज संसद कोई कानून बना देती जिसमें कोई कर वसूला जाना है या कोई शास्ति लगाई जानी है, कोई जुर्माना लगाया जाना है, तो ये जो कानून है ये पूर्व की तारीख से भी लागू हो सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये संविधान खुद कह रहा है कि 20(1) के तहत जो कानून होंगे वो सिविल मामलों को छूट प्रदान करते हैं या सिविल मामलों पर लागू नहीं होते हैं। कर को पुरानी तारीख से या भूतलक्षी तारीख से लगाया जा सकता है, उस पर उसकी स्वतंत्रता को कोई हनन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के सबसे स्ट्रॉन्ग अनुच्छेद 21 पर। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी बातें हमें समझनी है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इतनी ज़्यादा विस्तृत व्याख्याएं की है कि ये बहुत बड़ा मामला फैला, और इसके तहत बहुत सारे और अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए। उनको हम समझ लेते हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसी में शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसी में शामिल है। निजता का अधिकार भी इसी में शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी में शामिल है। ऐसे बहुत सारे अधिकार इसमें शामिल है। उनको एक एक करके हम शामिल करते हैं, समझते हैं, अलग अलग कोर्ट केस की बातें करते हैं। 1978 में एक कोर्ट केस हुआ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। इसमें हुआ क्या था, मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी, इनका पासपोर्ट उस समय की तात्कालिक सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है, और ये कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मेरे विदेश जाने का जो अधिकार है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मेरे अधिकारों का हनन करता है। इन लोगों ने मेरा जबरदस्ती या इस अधिकार का हनन करते हुए मेरा पासपोर्ट छीन लिया है। बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद सर्वोच्च न्यायालय 1978 में मेनका गांधी के पक्ष में ये बात कहता है
कि 7 जज की एक जज खंडपीठ बैठती है और वो निर्णय देती है कि भैया किसी व्यक्ति का विदेश जाने का जो अधिकार है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध, अर्थात उसके पासपोर्ट छीन लेने का अर्थ हुआ कि उसे विदेश जाने नहीं दिया जा रहा है, और विदेश जाने नहीं दिया जा रहा है अर्थात वो व्यक्ति अपनी इच्छा से जी नहीं पा रहा है और ये उसकी इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए ये आर्टिकल 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है उसका हनन करता है, अर्थात इनका पासपोर्ट नहीं छीना जा सकता। और तब से फिर इसकी विस्तृत व्याख्याएं की जाने लगी, अर्थात विदेश जाने का अधिकार जो है वो भी व्यक्ति का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बन गया। ये धीरे धीरे हम समझें कि कैसे उसकी विस्तृत व्याख्याएं हो रही है, इसलिए मैं इन कोर्ट केसेस का वर्णन आपके सामने करते जा रहा हूं। अभी हमने बहुत दिन से सुना निजता का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल है। एक केस है 2017 का, बहुत अभी पुराना केस नहीं, नया नया सा, पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ मामला था। पुट्टास्वामी जो थे ये मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और ये कोर्ट में केस लगा देते हैं। कोर्ट में केस क्या होता है, बड़ा ही फेमस मामला है, ये याद रखना है हमें। पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 का मामला था और इसमें क्या हुआ, इसमें ये न्यायाधीश जो है वो कोर्ट से अपील करते हैं कि भैया ये जो आधार कार्ड के तहत हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे आई का जो डाटा या हमारे जो बाकी के डाटाज जो हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये मेरी निजता के अधिकार का हनन करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय भी आगे बढ़ के उसमें ये निर्णय देता है कि हाँ, आपकी निजता का अधिकार या आपकी इंफॉर्मेशन किसी और तक शेयर ना हो, ये आपकी स्वतंत्रता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। तब से इस मामले में और ज्यादा विस्तृत व्याख्या हुई और उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जुड़ गया कि निजता का अधिकार भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ऐसा इस केस में, पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। और इस बात को समझते हैं, एक बहुत महान व्यक्ति रहे हैं हमारे यहाँ के, हैं MC मेहता। तो इन्होंने भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें लगभग 40 से 50 केस किए हुए हैं। आप कभी भी गूगल पे सर्च करेंगे तो ये मिलेगा आपको, 40-50 केस हैं इनके नाम पे, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। असली में ये एक पर्यावरणविद हैं, वैसे तो वकील है पेशे से, लेकिन ये पर्यावरणविद हैं। इन्होंने अलग अलग समय पर बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड किए, इसलिए आज दिनांक में इनको भारत में ग्रीन एवेंजर के नाम से जाना जाता है। एक प्री का प्रश्न है ये कि किसे भारत का ग्रीन एवेंजर कहा जाता है, MC मेहता को भारत का ग्रीन एवेंजर कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको इनके इस काम के लिए नहीं बता रहा हूँ। इनका जो कोर्ट केस था उसमें 1984 में एक अलग गाइडलाइन आई, 1986 में एक अलग गाइडलाइन आई, क्योंकि ये पर्यावरणविद थे। तो जहां इन्हें पर्यावरण के मामलों का हनन होते दिखता, वहां सुप्रीम कोर्ट में ये PIL दायर करके याचिका लगा देते और उसकी सुनवाई करते, लड़ते। फिर इनके अलग अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार व्यक्ति को पर्यावरण की या साफ सुथरी वायु, मतलब जीने के अधिकार में जो जो चीजें शामिल हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, इन चीजों को शामिल किया है। और इसी से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का और विस्तार होते गया। तो वो MC मेहता थे जिनकी बदौलत भारत में पर्यावरण की स्वच्छता या स्वच्छता और पर्यावरण, स्वच्छ जल पीने का, स्वच्छता से ऑक्सीजन प्राप्त करने का या स्वच्छता का पालन करने का, इन अधिकारों को भी उसके दैहिक स्वतंत्रता में शामिल कर लिया गया। याद रखिएगा 1984 में इन्होंने आगरा में जो ताजमहल के रंग में परिवर्तन आ रहा था उसमें केस किया और फाइनली ये जीते भी। आगरा में जो उस समय चल रही थी एक संयंत्र था जहां से पेट्रोल से संबंध, पेट्रोलियम के दोहन का एक कारखाना था, उसको बंद करवाया गया। बाद में फिर गंगा नदी पर की स्वच्छता का मामला इन्होंने उठाया। ऐसे अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया और जिससे दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार हुआ है और उसमें पानी, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, इनको जोड़ दिया गया है। याद रखिएगा, ये भी इसी के अंदर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इतनी देर से जीने के अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की। एक कोर्ट में बहुत अच्छा मामला रहा कि क्या
मृत्यु का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है, या मृत्यु का अधिकार भी जीवन का अधिकार में शामिल है। बहुत ज़्यादा फेमस मामला है, इस कोर्ट केस के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए मैं भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक महिला थी अरुणा शानबाग, नाम था अरुणा शानबाग। 1948 में इनका जन्म हुआ, 48-50 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 25 साल की जब ये थी तो नर्स के रूप में काम करती थी मुंबई के एक अस्पताल में, और उस अस्पताल में जो सफाई कर्मी था वो 1978 में इनका बलात्कार करता है और पकड़े जाने के डर से इनके ऊपर हमला करके इनको घायल कर देता है। और इस घटना में ये इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, इतनी घायल हो जाती है कि ये कोमा में चली जाती है। 2011 में इनके एक न्यूज़पेपर की संचालिका थी, वो कोर्ट केस करती है और फिर ये मामला लाइमलाइट में आता है, थोड़ा इसमें जोर पड़ता है। वो केस मैं आपको बता रहा हूँ, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है। और इसमें ये अरुणा शानबाग की जो वकील हैं वो कहती हैं कि मेरी जो क्लाइंट है ये पिछले 25 सालों से 26 सालों से जो है इस अपराध के कारण कोमा में है, और क्योंकि ये इनके जीवन के अधिकार में या अब इनको जीने की आशाएं बहुत कम हैं, इसलिए इनको मृत्यु या इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ी लंबी चौड़ी गाइडलाइन देता है और ये भारत का पहला ऐसा मामला है जो न्याय प्रणाली को झकझोर कर रख देता है। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु को सही ठहराता है और वो कहता है कि चार डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए, और अगर वो सच में यह घोषित कर देता है कि इस व्यक्ति के अब जीने के चांस नहीं के बराबर हैं, तब सहमति से इस व्यक्ति को मृत्यु दी जा सकती है। खैर अरुणा शानबाग के मामले में ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा केस चला जिसमें इनकी जो वकील थी उनको इनका नॉमिनी घोषित नहीं किया गया। फिर उस अस्पताल की जो महिलाएं थी उन्होंने मांग की कि नहीं, हम चाहते हैं कि अरुणा शानबाग जिए। अंततः 2015 में इनका निधन हुआ, स्वतः मृत्यु हुई इनकी निमोनिया के कारण, वो अलग बात है। लेकिन इस मामले में हमें जो सीखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी कि इच्छा मृत्यु का अधिकार भी हमारे अधिकारों में शामिल है। बाद में इसमें संशोधन कर दिया कि मृत्यु जो है या इच्छा मृत्यु वो 2 प्रकार की होगी, एक पेसिव और एक एक्टिव। तो जब ये बोर्ड कहेगा, डॉक्टरों का चार डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड ये सहमति दे देगा कि हाँ इस व्यक्ति के जीने के चांस नहीं है, तब उसे मरने का अधिकार भी होगा। और ये भी आर्टिकल 21 के तहत व्याख्या के तहत किया गया है, ये याद रखना है हमें, क्योंकि ऐसे जब बड़े प्रश्न बनते हैं तो उनमें ऐसी बातें पूछ ली जाती है। 4 ऑप्शन में से एक ऐसे ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। त्वरित सुनवाई का अधिकार भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी में ऐड किया। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने या कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी इसी में ऐड किया। बंधुआ मजदूरों के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनको या उनके अधिकारों को भी इसी में शामिल किया गया। पर्यावरण में शोर शराबे से स्वतंत्रता या मुक्ति पाने का अधिकार भी इसी में शामिल किया गया। बार बार इसकी अलग अलग व्याख्याएं हुई और इससे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक लाइन से बढ़ के बड़ा विस्तृत हो गया। ये हमें अब याद रखना है। आर्टिकल 21 को हमने बड़े विस्तृत रूप में पढ़ा। आर्टिकल 21 क पे आते हैं। आर्टिकल 21 क जो है वो शिक्षा का अधिकार है। देखिए ये कैपिटल ए है, जहां भी संविधान में कैपिटल ए लिखा हो याद रखिएगा कि वो बाद में जोड़ा गया है। जो स्मॉल ए है वो पहले से निहित आर्टिकल्स थे, कैपिटल जो है वो बाद में जोड़ा गया। और ये स्वतंत्र एक आर्टिकल को भी दर्शाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी विधि राज्य द्वारा उद्धरित की जाएगी या उपबंध किए जाएंगे राज्य द्वारा। या कुल मिला के निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो उनका मौलिक अधिकार होगा और राज्य ऐसी उपबंध करेगा कि सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं प्राप्त हो। फाइनली 2010 में RTE बना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और इसी के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। याद रखिए ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 22 पे आते हैं। स्वतंत्रता के 4 आर्टिकल्स में यह लास्ट आर्टिकल है। ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। देखिए
गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। इस आर्टिकल को समझने से पहले हम गिरफ्तारी के दो प्रकार समझ लेते हैं। एक गिरफ्तारी का वह स्वरूप है जब कोर्ट में आपका मामला चल रहा हो और कोर्ट डिसीजन दे दे, कोर्ट आपको सजा सुना दे कि आपको 3 साल की बामुशक्कत जेल की सजा दी जाती है, तो ऐसी सजा को हम दंड विषयक गिरफ्तारी कहते हैं, क्योंकि अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, तो इसे कहते हैं दंड विषयक गिरफ्तारी। इसके उल्टा एक होती है निवारक गिरफ्तारी, कि अभी आपने कोई अपराध किया नहीं है या अपराध होने की घटित होने के लिए आपको सजा नहीं मिली है। सजा हो सकता है कि आप अपराधी हो सकता है आपको बाद में बरी कर दिया जाए, हो सकता है कि आपको किसी अपराध के होने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा हो, तो ऐसी गिरफ्तारियों को हम निवारक गिरफ्तारी कहते हैं। तो दंड विषयक गिरफ्तारी की बात इस आर्टिकल में नहीं की गई है, याद रखिएगा। आर्टिकल 22 दंड विषयक गिरफ्तारी की बात नहीं करता है, ये निवारक गिरफ्तारी की बात कर रहा है। तो क्या कहता है आर्टिकल 22? उसमें भी 3 अलग अलग क्लॉज हैं। आर्टिकल 22 का एक कहता है जो गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र जानने का अधिकार होगा, और ये आर्टिकल 22 एक कहता है। साथ ही उसे अपनी इच्छा से विधि व्यवसायी अर्थात वकील करने का अधिकार होगा। वो उस अपनी इच्छा से विधि व्यवसायी अपॉइंट कर सकता है। जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है वो उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना होगा, और ये जो 24 घंटे हैं ये ट्रेवलिंग टाइम यात्रा समय को छोड़ करके होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है समझा जाएगा। तो ये 3 स्थितियां हमें इसमें याद रखनी है। 2 पॉइंट में 3 बातें कही गई है। पहली कही गई है कि जिसे भी गिरफ्तार किया जाता है उसे कारण बताना होगा, कारण यथाशीघ्र जानने का अधिकार होगा। आर्टिकल इसी में दूसरी बात कही गई है कि उसे अपनी मनपसंद वकील करने का अधिकार होगा। तीसरी बात कही गई है कि उसे 24 घंटे के समक्ष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। ये तीनों उसके मूल अधिकार होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके जो अगले आर्टिकल्स पॉइंट्स हैं उनमें इनके अपवादों की बात की गई है कि यदि देश का शत्रु, हमारे देश के जो शत्रु देश है वहां का कोई अपराधी हमारे देश में पकड़ा जाता है तो उस पर 22 आर्टिकल के तहत दी गई 3 स्वतंत्रताएं लागू नहीं होगी। याद रखिएगा, शत्रु देश के नागरिकों को गिरफ्तार करने पर आर्टिकल 22 की स्वतंत्रताएं शून्य हो जाती हैं। निवारक निरोध एक कानून होते हैं, एक कानूनों की श्रृंखला होती है निवारक निरोध। इनके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर भी आर्टिकल 22 लागू नहीं होंगे। ये आर्टिकल 22 का जो उपबंध 2 है वो व्यवस्था करता है कि ये उसके अपवाद होंगे। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि में भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो एक विशेष बात है कि उसे 3 माह तक बिना सूचना दिए, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन 3 माह से ज़्यादा उसे गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक बात जोड़ी कि अगर 3 माह से ज़्यादा उसे गिरफ्तार रखना होगा तो एक बोर्ड बनाया जाता है जिसे हम सलाहकार बोर्ड कहेंगे। और इस सलाहकार बोर्ड में कौन होता है शामिल? इसमें 4 सदस्य शामिल होते हैं, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो या तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह व्यक्ति होगा, या वो रहा हो वह व्यक्ति होगा, या वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अगर वो सहमति देता है तो इस व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत 3 माह से ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है, निरोध किया जा सकता है, इसको बंद करके रखा जा सकता है। यह व्यवस्था जो है हमारे संविधान में की गई है। याद रखिएगा, 3 माह से ज़्यादा अगर रखना है निवारक निरोध के तहत। देखिए, पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वो सामान्य व्यक्ति है तो उसे आपको सूचना देनी होगी, वकील कर सकता है और 24 घंटे में जज को सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो आप 3 महीने तक ये अधिकारों का शून्य घोषित कर सकते हैं, लेकिन 3 माह बाद उसे जज के सामने पेश करना होगा। लेकिन 3 सलाहकार बोर्ड की सहमति से इस 3 माह की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा, संसद विधि द्वारा निवारक निरोध के लिए कानून बना सकती है। संसद को यह अधिकार ये 22 आर्टिकल देता है कि वह निवारक निरोध संबंधित कानूनों को बना सकती है, और उनके तहत छूट जो है वो इस आर्टिकल की नहीं मिलेगी। अर्थात संसद को इस अनुच्छेद ने शक्ति दी है कि वह निवारक निरोध कानून बना सकती है। अब इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि निवारक निरोध क्या होता है। देखिए,
हमारे देश में देशद्रोह के मामले हों, आतंकवादी गतिविधि के मामले हों, तो ऐसे जो सेंसिटिव मामले होते हैं जिनसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचने की स्थिति बनती है, तो वहां संसद जो है वो कुछ विशेष कानून बनाती है जिनको निवारक निरोध कानून कहते हैं। भारत में आज तक 10-20 कानून ऐसे बन चुके हैं। सब लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे टाडा, जैसे पोटा, संजय दत्त की गिरफ्तारी जिससे की गई थी वो कानून, ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं। इनका एक शॉर्ट में हम वर्णन सुन लेते हैं, धीरे थोड़ा सा याद कर लेते हैं। भारत का पहला जो निवारक निरोध कानून था उसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसे 1969 में समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा का रख रखाव अधिनियम, जिसे शॉर्टकट में मीसा कहा जाता था, ये मीसा जो है बहुत खतरनाक कानून था, इंदिरा गांधी सरकार में बनाया गया था। 1971 में ये बना और 79 में इसे समाप्त कर दिया गया था मीसा कानून को। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि की रोकथाम कानून, इसे कोइस्पारा कहते थे। ये जो कोइस्पारा कानून है ये 1974 में बना था। बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये। मकोका, गुजकोका ऐसे कानून हैं जिनके तहत निवारक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, ये 1980 में बना, ये आज भी चल रहा है, याद रखिएगा, NSA आज भी चल रहा है, इसके तहत गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति हेतु अधिनियम 1980 में बनाया गया था, इसे MCOCA कहा गया शॉर्टकट में। फिर एक कानून बनाया गया जिसे टाडा कहा गया। टाडा जो है वो 1985 में बना और 1995 में खत्म किया। टाडा क्या था? टाडा था टेररिज्म एंड डिस्प्यूट एक्टिविटी एक्ट। ये टाडा कानून था जिसे 95 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसका दूसरा रूप पोटा, प्रोविजन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट जो है वो 2002 में लाया गया, जिसे बाद में 2004 में समाप्त किया गया। ऐसे हमारे देश में अनेक निवारक कानून बनाए गए समय समय पर, और समय समय पर समाप्त भी किए गए। आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में जो स्वतंत्रताएं हमें दी थी, इनका बहुत विस्तृत वर्णन किया और इनसे संबंधित कोर्ट केसेस के माध्यम से इन अधिकारों की कैसी कैसी व्याख्याएं की गई उनको भी समझा। साथ में इनकी क्या क्या अपवाद हैं इनको समझा। आप विशेष रूप से जो इनके अपवाद हैं उन्हें याद करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे, ताकि आप सभी प्रश्नों का सही आंसर कर पाएं। अगले वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म से संबंधित जो सुरक्षाएं दी गई हैं उनके अधिकार का वर्णन करेंगे, उन पर वीडियो बनाएंगे, उन पर आपको विस्तृत वर्णन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।